अदनान सामी गायकी की दुनिया का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अब इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है अदनान सामी, जिनका नया गाना तू याद आया रिलीज हुआ है। इस पर बात करेंगे हम और कई मुद्दों पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबे अरसे बाद आपका गाना आया है। तेरा चेहरा काफ़ी पॉपुलर हुआ था और तब से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किसी नए गाने के साथ आए। हालांकि हमने बजरंगी भाईजान में आपका एक मशहूर कव्वाली सुना था। क्या कुछ कहेंगे इस गैप के बारे में और इस गाने की खासियत के बारे में जो इतने लंबे अरसे बाद आप लौटे? एक्चुअली हकीकत यह है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना गैप हो चुका है, क्योंकि अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होता है कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वक्त इतनी तेज़ रफ्तार से गुज़र रहा है, जब तक लोगों ने मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि अरे आप तो बड़े अरसे बाद आ रहे हैं। मैंने कहा कौन सा अरसा, अभी तो मैंने कुछ रिलीज़ किया था। मैंने कहा नहीं साहब, आपका ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। तो जब मैंने गिनना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई 9 साल हो गए हैं। तो इसकी वजह जो थी बस डिले या गैप की, वो बस ये थी कि मैं अपने ज़ाती ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ था, कॉन्सर्ट्स भी चल रहे थे, इतना कुछ मैं कर रहा था कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन जैसा वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, आ गया हूँ मैं फाइनली बहुत अरसे बाद, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा गायकी के अलावा हाल ही में आपको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, गायकी के लिए ही मिला है। ज़्यादा साल नहीं हुए आपने पाकिस्तान से भारत की नागरिकता ली थी और हाल ही में आपको पद्मश्री मिला, उसकी मुबारकबाद हो। लेकिन उसके बाद एक विवाद भी हुआ कि पाकिस्तान से आए हुए नागरिक को पद्मश्री क्यों देना चाहिए, आपके काम पर भी सवाल उठे तमाम। इस तरह के विवाद को आप किस तरह से लेते हैं? और एक सवाल और कि हाल ही में MNS जो महाराष्ट्र की जो पार्टी है, राज ठाकरे की पार्टी, उन्होंने भी विरोध जताया कि अदनान सामी से वापस ले लिया जाना चाहिए, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, वो डिज़र्व नहीं करते। तो किस तरह से लेते हैं इस तरह के क्रिटिसिज्म को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुझे पद्मश्री जो ऑनर मिला है, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ पब्लिक का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मुझे ये नवाजा है। और ये मेरा जो अवार्ड है, ये 3 साल की मेहनत का नहीं है। ये पहली बात तो ये कि मैं पिछले 20 साल से मैं इंडिया में हूँ और 20 साल की कंट्रीब्यूशन है मेरी म्यूज़िक में यहाँ पर, और मेरा करियर जो है वो तकरीबन 36 इयर्स का है। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहे जिधर से भी आऊँ, हूँ तो मैं अब एक इंडियन सिटीज़न। अगर मैं 2016 में इंडियन सिटीज़न बना तो यहाँ पे कौन सा कानून है जो कहता है कि आपको चंद साल गुजारने के बाद आपको मिल सकता है? कहीं नहीं लिखा। अगर एक बच्चा पैदा होता है, वो चंद महीनों का होता है, उसके वही राइट्स होते हैं जो एक 80 साल के आदमी के होते हैं, क्योंकि वो एक इंडियन सिटीज़न है, उसके उतने ही राइट्स होंगे। ये कहीं नहीं गिना जाता कि नहीं अभी तो ये पैदा हुआ है, जब वो 10 साल का होगा तो फिर उसको मुकम्मल राइट्स मिलेंगे। तो एक दफ़ा आप सिटीज़न बन गए, आपके सारे राइट्स उतने ही होते हैं जितने किसी और के होते हैं। तो ये, और कहाँ से आया उससे कोई मतलब नहीं है। फैक्ट इज़ दैट आई एम एन इंडियन सिटीज़न। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, अगर चंद लोगों ने एतराज़ किया है तो ये तो एक ऐसा अनफॉर्चुनेट लम्हा है कि इस अवार्ड में हर साल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो होती ही है। इस साल मेरे ऊपर उन्होंने निकाल दी, तो मैं इस साल फ्लेवर ऑफ द मंथ बन गया, तो कोई बात नहीं। और जहाँ रही बात चंद लोगों की, जहाँ पर चंद लोगों को एतराज़ है, कितने होंगे? 100 बंदे होंगे। नहीं, पूरी पार्टी MNS पार्टी को, कितनी बड़ी पार्टी है मुझे बताइए, कितने लोग होंगे उसमें? बताइए, मुझे बताइए कितने होंगे? पार्टी में तो हजारों कार्यकर्ता जुड़े। हम लाख बंदा कह देते हैं, 5 लाख, चलो 10 लाख कह दो। हाँ, 1.3 बिलियन लोग हैं जिन्होंने गले लगाया है। तो उनके एतराज़ करने से मुझे कोई लेना देना नहीं है।
और मेरा उतना ही हक है जितना उनका है, और उनको भी उतना ही हक है एतराज़ करने में जितने 1.3 बिलियन लोगों का हक है इस चीज़ को ताली बजाने में और गले लगाने में, प्यार करने में। उनको अगर नहीं पसंद है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है वो भी मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे गाने सुनते हैं और मेरे गाने पसंद करते हैं। उनको उनकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ, वो उसमें मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं? मैं तो आर्टिस्ट हूँ। यकीनन ये लोग जो हैं इनकी तो क्या कहते हैं आर्टिस्टिक विंग भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आर्ट की होती है वो ये होती है कि आर्ट इज़ अबव पॉलिटिक्स। यू शुड नॉट ड्रैग मी इनटू पॉलिटिक्स, बट आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। और सबसे ज़रूरी बात एक और आप देख लीजिए कि ये जो अवार्ड्स हैं, मैं तो इंडियन सिटीज़न हूँ। ये अवार्ड तो कई लोगों को दिया जाता है जो इंडियन सिटीज़न भी नहीं है, जिनको एज फॉरेनर्स ऑनर किया जाता है। तो ये कहना कि जी वो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर उनको ये चीज़ पसंद है, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन एंड आई एम एंटाइटल्ड टू माय अवार्ड। इस पूरे विवाद के दौरान और इस पूरी क्रिटिसिज्म के दौरान जो आलोचना आपकी हुई, आपके पास्ट को भी लोगों ने कंसिडर किया और कहा गया कि आपके जो पिताजी हैं वो 1965 के वॉर में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ लड़े थे। इस तरह की बातों को किस तरह से लेते हैं आप? आपने जो अभी बात कही, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। वो ये कि आपने कहा कि आप ही के पास्ट के बारे में लोगों ने नुक्ते उठाए। जो बात आपने अभी बोली वो मेरा पास्ट नहीं है, वो मेरे वालिद साहब का पास्ट है। मैंने तो नहीं जंग लड़ी, मेरे वालिद साहब ने की ना। तो जो मेरे वालिद साहब ने किया वो उन्होंने एक ऑनरेबल सोल्जर के तौर पे किया, अपने मुल्क के लिए अपनी ड्यूटी के तहत। और उन्होंने अपने तौर पे बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि उन्होंने एक ऑनरेबल सोल्जर की तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम एज माई फादर, बट दैट वॉज हिज लाइफ। मेरी ज़िंदगी है। मेरे बैकग्राउंड में तो मैं तो सोल्जर नहीं हूँ, और ना ही मैंने कुछ इस तरह से किया। मैंने तो सिर्फ आपको प्यार बांटा है, और मेरा म्यूज़िक के ज़रिए मैंने आपका दिल बहलाया है। तो ये जो आपने बात बोली वो बिल्कुल सही बोली कि ये उनकी ज़िंदगी है। जो उन्होंने हासिल किया उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, जो मैंने हासिल किया वो उसका क्रेडिट वो नहीं ले सकते। तो लिहाजा ये कहना मेरे फादर का जोड़ के मेरे ऊपर लगाना, तो ये तो बिल्कुल एक नासमझ वाली बात है, जो दुनिया की किसी दस्तूर में एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन से कानून में लिखा जाता है कि एक बेटे को जज किया जाए उसके बाप के काम के ऊपर, या फिर किसी बाप को जज किया जाए उसके बेटे के काम के ऊपर? तो ये चीज़ें जो हैं, जो भी इस तरह के नुक्ते उठाता है, तो वहीं से पता लग जाता है कि उनकी जहनियत और उनकी सोच जो है वो कितनी कुन-ज़ेन है। और उनको थोड़ी सी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए कि कानून किस तरह से चलते हैं और सोसाइटी किस तरह से कंडक्ट की जाती है। तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, पद्मश्री मिलने के बाद किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल गई और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, क्योंकि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपको मिला है? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत फ़ख्र की बात है, मुझे बेहद खुशी है, और सबसे ज़्यादा इससे मेरे अंदर एक बहुत ज़िम्मेवारी का एहसास है, और एक नया किस्म का जोश और जुनून पैदा हुआ है मेरे अंदर कि मैं और भी काम करूं और अच्छा काम करूं, और जो प्यार और सम्मान मुझे मिला है उसको वापस मैं अपने प्यार और संगीत के ज़रिए मैं लोगों के दिल में बहलाऊं। चलिए, एबीपी न्यूज़ से एक खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे के सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तुसी देख रहे हो एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।